السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صادق بیگ، انجم پی یو کالج داوڑگیرے۔ عزیز طلباء و طالبات، سال اول کی نصابی کتاب ادب شناسی میں چوتھا چیپٹر بحث و تکرار، یہ مضمون سر سید احمد خان کا، ان کی پیدائش 1817 اور ان کی وفات 1898۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کی نصابی کتاب پیج نمبر 34 تخلیق کار میں جانے سے پہلے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ اس عظیم شخصیت کا نام سر سید احمد خان ہے۔ آج ہم سر سید احمد خان اور ان کے مشہور و معروف مضمون بحث و تکرار کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ سر سید احمد خان ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے علمی و ادبی اور انتظامی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے مختلف زاویے سے ادب میں بیش بہا اضافہ کیے۔ سر سید احمد خان، اب آپ پیج نمبر 34 تخلیق کار دیکھیں۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت ان کی والدہ کے زیر سرپرستی ہوئی۔ عربی، فارسی، ریاضی اور دینیات کی تعلیم ختم کرنے کے بعد عدالت صدر امینی دہلی کے رشتہ دار مقرر ہوئے۔ پھر نائب منشی اور منصف انصاف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ دہلی کے صدر امین کی حیثیت سے بھی خدمت انجام دے۔ 1857 کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مسلم معاشرے کی اصلاح اور مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے وقف کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمانوں کی ابتری اور جہالت کو صرف مغربی تعلیم کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے مختلف مقامات پر اسکول کھولے، ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم کی اور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سر سید کے مضامین عموماً اخلاق و کردار، اصلاح معاشرہ اور مذہب کا احاطہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اردو میں علمی نثر کے ساتھ ساتھ سادہ اور عام فہم طرز اظہار کو فروغ دیا۔ اسی وجہ سے انہیں جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ 1877 میں اینگلو انڈین اسکول کا قیام ہے، جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
एंग्लो इंडियन स्कूल थी, आज वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अब सभी को मालूम है ये उत्तर प्रदेश में है। जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसे बहुत नुक्ताचीनी करते हैं। सर सैयद अहमद खां जब ये स्कूल की बुनियाद डाले तो इनके ऊपर बहुत सारे हजरात कीचड़ भी उछाला करते थे, लेकिन सर सैयद अहमद खां इसकी परवाह किए बगैर ये स्कूल की बुनियाद डाले और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में इल्म से फ़ैज़ याब हो रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर सैयद अहमद खां की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। सर सैयद की लिखी हुई किताबें आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और तारीख़ बिजनूर के अलावा तहज़ीबुल अखलाक के लिए लिखे गए दर्जनों मज़ामीन उर्दू अदब का गिरां क़दर सरमाया हैं। तख्लीक़कार के बाद अब हमें तख्लीक़ देखेंगे। ये बहस व तकरार क्या है, इसमें मुख्तसर तौर पर खुलासे के तौर पर दिया गया है। ज़ेरे नज़र मज़मून में सर सैयद अहमद खां ने मुहज़्ज़िब और गैर मुहज़्ज़िब अंदाज़ गुफ्तगू में पाए जाने वाले फ़र्क को वाज़ेह किया है। गैर मुहज़्ज़िब लोगों की मजलिस को कुत्तों की मजलिस के मुमासिल करार देते हुए सर सैयद अहमद खां ने ये समझाने की कोशिश की है कि जहाँ फजूल बहस व तकरार से परहेज़ ज़रूरी है, वहीं दौरान गुफ्तगू हमें तहज़ीब व शाइस्तगी और नरमी व सादगी को भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बहस व तकरार सर सैयद अहमद खां का एक बहुत ही मशहूर मज़मून है। इस मज़मून से अंदाज़ा होता है कि सर सैयद अहमद खां तालीम याफ्ता मुहज़्ज़िब माशरे की तमन्ना करते हैं और उसके लिए बनिए नूह इंसान, मुहज़्ज़िब, बुलंद अखलाक, शाइस्ता, लबो लहजा, गुफ्तगू में शीरीनी और घुलावट और आपसी भाईचारा का होना लाजिमी तस्वुर करते हैं। वो जब माशरे में उन खुसूसियात का फ़क़दान महसूस करते हैं तो उन्हें बड़ी मायूसी होती है। वो फ़िक्रमंद होते हैं और तजवीज़ का इजहार करते हैं। सर सैयद दरअसल कौम के मुसलह थे और उनका अपना एक मुतमाए नज़र था। उन्होंने बहस व तकरार में छोटे छोटे जुमले और आसान ज़बान का इस्तेमाल किया है। इस मज़मून में कुत्तों का जिक्र बार बार आया है। कुत्ता दरअसल इंसान की अलामत के तौर पर पेश किया है। सर सैयद अहमद खां ने इंसान को इसकी अफजलियत का एहसास दिलाया है और ये पैगाम दिया है कि वो अपना मुहासिबा करे, अपने आप को पहचाने। उन्होंने इस मज़मून को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पेज नंबर 35, तख्लीक़कार और तख्लीक़ के बाद तलबा व तालिबात, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बार बार कुत्तों का जिक्र किया गया है। जब कुत्ते आपस में मिलकर बैठते हैं तो पहले त्योरी चढ़ाकर एक दूसरे को बुरी निगाह से आंखें बदल बदल कर देखना शुरू करते हैं। फिर थोड़ी देर गूंजीली आवाज़ उनके नथनों से
निकलने लगती है। फिर थोड़ा सा जबड़ा खुलता है और दांत दिखाई देने लगते हैं और हलक से आवाज निकलनी शुरू होती है। फिर बांछें चढ़कर कानों से जा लगती है और नाक सिमटकर माथे पर चढ़ जाती है। दाढ़ों तक दांत बाहर निकल आते हैं, मुंह से झाग निकल पड़ते हैं और अनीफ आवाज के साथ उठ खड़े होते हैं और एक दूसरे से चिमट जाते हैं। इसका हाथ उसके गले में और उसकी टांग इसकी कमर में, इसका कान उसके मुंह में और उसका टेंटवा इसके जबड़े में। इसने उसको काटा और इसने उसको पछाड़ कर भंबोड़ा। जो कमजोर हुआ दुम दबाकर भाग निकला। आपको इससे मालूम हुआ होगा कि मैंने अभी अभी आपको बता रहा था, इस मजमून में बार बार कुत्तों का जिक्र आया है। उन्होंने इस मजमून को, जो बहसो तकरार है, 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में कुत्तों की खसलत बयान की है, दूसरे हिस्से में गैर मुहज्जिब समाज के लोगों की वजाहत की है और आखिरी यानी तीसरे हिस्से में उन्होंने मुहज्जिब समाज की तारीफ की है। पहला हिस्सा जो है कुत्तों की खसलत की बयान, जो अभी अभी मैंने आपके सामने पढ़ा हूं। मजमून की इब्तिदा 2 कुत्तों की लड़ाई से होती है। कुत्ते एक दूसरे को त्योरी चढ़ाकर बुरी नजर से आंखें बदल बदल कर देखते हैं। उनके जबड़े खुलते हैं, हलक से आवाजें निकलती हैं, वो नाक से कूटते हैं और मुख्तलिफ तरीके से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। बिल आखिर एक की जीत और दूसरे की हार होती है। कुत्ता दरअसल इंसान की अलामत के तौर पर पेश किया है। ये तमाम खुसूसियात जो कुत्ते में दिखाई गई है, आज इंसानों में दर आई है। हालांकि कुत्ता एक जानवर है और इंसान अशरफुल मखलूकात। आज के समाज में इंसान में इंसानियत की कमी है। दरअसल सर सैयद अहमद खां का अपना एक नजरिया भी था कि मुल्क व कौम की शनाख्त अवाम से होती है, इसी से मुल्क की छवि बनती है और इसीलिए मुल्क की सतह पर पुरजोर अंदाज से मनसूबाबंद तरीके से कोशिश कर रहे थे कि अवाम में बेदारी लाई जाए, बेहतर और मुहज्जिब समाज की तश्कील दी जाए। बाशऊर तालीम याफ्ता अफराद सर सैयद का ख्वाब थे, इसलिए अफराद से माशरा वजूद में आता है। अगर हम सर सैयद की अदबी खिदमात का तज्जिया करें तो अंदाज़ा होता है कि वो खिदमात भी इसी सिलसिले की लड़ी है। सर सैयद बेहतरीन मुखर्रर और बुलंद पाया अदीब थे। उन्होंने कलम के तवस्सल से पूरी कौम को जगाया। उन्होंने पैगाम पहुंचाने के लिए मुजामीन का सहारा लिया। नामुहज्जिब आदमियों की मजलिस में भी आपस में इसी तरह तकरार होती है। पहले साहब सलामत कर कर आपस में मिल बैठते हैं, फिर धीमी धीमी बात शुरू होती है। एक कोई बात बोलता है, दूसरा बोलता है वाह यूं नहीं यूं है। वो कहता है वाह तुम क्या जानो, वो बोलता है तुम क्या जानो। दोनों की निगाह बदल जाती है।
त्योरी चढ़ जाती है, रुख बदल जाता है, आंखें डरावनी हो जाती है, बांछें चढ़ जाती हैं, दांत निकल पड़ते हैं, थूक उड़ने लगता है, बांछों तक कफ भर आते हैं, सांस जल्दी जल्दी चलती है, रगें तन जाती हैं, आंख, नाक, भौं, हाथ अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, अनीफ अनीफ आवाज़ें निकलने लगती हैं, आस्तीन चढ़ा, हाथ फैला, इसकी गर्दन उसके हाथ में और इसकी दाढ़ी उसकी मुट्ठी में लपादुपकी होने लगती है। किसी ने बीच बचाव कर कर छुड़ा दिया तो घराटे हुए एक इधर चला गया और एक उधर, और अगर कोई बीच बचाव करने वाला ना हुआ तो कमजोर ने पलट कर कपड़े झाड़ते सर सहलाते अपनी राह ली। जिस कदर तहजीब में तरक्की होती है, इसी कदर इस तकरार में कमी होती है। कहीं गरफश होकर रह जाती है तो कहीं तूतकार तक नौबत आ जाती है, कहीं आंखें बदलने और नाक चढ़ने और जल्दी जल्दी सांस चलने ही पर खैर गुजर जाती है। मगर इन सब में किसी ना किसी कदर कुत्तों की मजलिस का असर पाया जाता है। बस इंसान को लाजिम है, ज़रूरी है कि अपने दोस्तों से कुत्तों की तरह बहस व तकरार करने से परहेज करे। इंसानों में इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है और इसको परखने के लिए बहस व मुबाहिसा ही कसौटी है, और अगर सच पूछो तो बेमुबाहिसा और दिल लगी के आपस में दोस्तों की मजलिस भी फीकी है। मगर हमेशा मुबाहिसा और तकरार में तहजीब और शाइस्तगी, मोहब्बत और दोस्ती को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अजीज तलबा व तालिबात, इस मजमून में सर सैयद अहमद खान ये कहते हैं कि मजमून के इस दूसरे हिस्से में, पहला हिस्सा तो आप सुने, दूसरे हिस्से में गैर मुहज्जिब समाज के लोगों की वजाहत के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि मजमून के दूसरे हिस्से में उन्होंने ये वजाहत की है कि इस तरह से कुत्ते लड़ते हैं, उसी तरह आज के समाज में इंसान भी लड़ते हैं। गैर मुहज्जिब अफराद की मजलिस में जब कुछ लोग बैठते हैं तो रफ्ता रफ्ता बातें शुरू होती हैं। पहले आवाज़ हल्की, धीमी, आहिस्ता आती है, फिर वो ये तदरीज लड़ाई की शक्ल इख्तियार करते हैं। उनकी भी निगाह बदल जाती है, त्योरी चढ़ जाती है, रुख बदल जाता है, आंखें डरावनी हो जाती हैं, बांछें चढ़ जाती हैं, दांत निकल पड़ते हैं, थूक उड़ने लगता है, बांछों तक कफ भर आते हैं, सांस जल्दी जल्दी चलता है। इस तरह के मुतादिद मिसालें सर सैयद ने दी हैं। उन्होंने कहा है कि गैर मुहज्जिब समाज में लड़ाई की वजह अमीर, गरीब, पढ़े लिखे या जाहिल का होना नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। दरअसल ऐसे समाज के लोग बगैर वजह लड़ते हैं। बस ये मेरे अजीज हमवतनों, जब तुम किसी के बरखिलाफ कोई बात कहनी चाहो या किसी बात की तरदीद का इरादा करो तो खुश अखलाकी और तहजीब को हाथ से जाने मत दो। अगर एक ही मजलिस में
दो बदू बातचीत करते हो तो और भी ज्यादा नरमी इख्तियार करो। चेहरा, लहजा, आवाज, वज़ा, लफ्ज इस तरह रखो जिससे तहजीब और शराफत जाहिर हो, मगर बनावट भी ना पावी जावे। तरदीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा सादगी से माजरत के लफ्ज़ का इस्तेमाल करो। मसलन ये कि मेरी समझ में नहीं आया, शायद मुझे धोखा हुआ या शायद मैं गलत समझा। गोया बात तो अजीब है, मगर आपने फरमाने से बावर करता हूं। जब 2-3 दफा बात का उलटफेर हो और कोई अपने राय को ना बदले तो ज्यादा तकरार मत करो, ये कहकर कि मैं इस बात को फिर सोचूंगा या इस पर फिर ख्याल करूंगा। झगड़े को कुछ हंसी खुशी दोस्ती की बातें कहकर ख़त्म करो। दोस्ती की बातों में अपने दोस्त को यकीन दिलाओ कि इस 2-3 दफ़ा की उलटफेर से तुम्हारे दिल में कुछ कुदरत नहीं आई और ना तुम्हारा मतलब बातों की इस उलटफेर से अपने दोस्त को कुछ तकलीफ देने का था, क्योंकि झगड़ा या शुबा ज़्यादा दिनों तक रहने से दोनों की मोहब्बत में कमी हो जाती है और रफ्ता रफ्ता दोस्ती टूट जाती है। और ऐसी अजीज चीज़ जैसा कि दोस्ती हाथ से जाती रहती है। जबकि तुम मजलिस में हो जहां मुख्तलिफ राय के आदमी मिले हुए हैं, तो जहां तक मुमकिन हो झगड़े और तकरार और मुबाहिसे को आने मत दो, क्योंकि जब तकरीर बढ़ जाती है तो दोनों को नाराज कर देती है। जब देखो कि तकरीर लंबी हो जाती है और तेज़ी और ज़ोर से तकरीर होने लगती है, तो जिस कदर जल्द मुमकिन हो इसको ख़त्म करो और आपस में हंसी खुशी मजाक की बातों से दिल को ठंडा कर लो। मैं चाहता हूँ कि मेरे हम वतन इस बात पर गौर करें कि इनकी मजलिसों में आपस के मुबाहिसे और तकरार का अंजाम क्या होता है। पहला और दूसरा हिस्सा होने के बाद आखिरी हिस्से में उन्होंने मुहज़्ज़िब समाज की तारीफ करते हुए सर सैयद का नज़रिया का मतलब साफ हो जाता है। इस हिस्से में उन्होंने मुहज़्ज़िब समाज की अक्कासी बड़ी जुज़ियात के साथ की है और उसकी अहमियत और इफ़ादियत पर रोशनी डाली है। सर सैयद अहमद खान ने वो तमाम गुर बताए हैं जिसे इल्मी और अदबी हल्के में लाजिमी तसव्वुर किया जाता है। सर सैयद अहमद ने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए ये कहा है कि सच पूछो तो बेमुबाहिसा और दिल लगी के बगैर दोस्तों की महफिल का कोई जवाब नहीं। तो प्यारे तलबा, आपस में जब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो उस वक्त जितना जल्द हो सके उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देना चाहिए। और दोस्ती एक ऐसी चीज़ है, दोस्ती बहुत ही अनमोल तोहफा है, उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो जितना दूर तक रहते हैं उतनी ही दोस्ती में दरार पड़ जाती है। मुमकिन हो सके तो उसे हंसी खुशी की बातें कहकर दिल को ठंडा कर लेना चाहिए और दोस्ती को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अजीज तलबा व तालिबात, आप सभी इस बहस व तकरार को मालूम
हो गया होगा। अब यहाँ पर और आप निसाबी किताब 1 से 2 मरतबा पढ़ लें, आपको मालूम हो जाएगा। अब आपको एक एक मार्क्स के 6 सवालात हैं। पहला सवाल, जब कुत्ते आपस में मिल बैठते हैं तो पहले क्या करते हैं? जब कुत्ते आपस में मिलकर बैठते हैं तो पहले त्योरी चढ़ाकर एक दूसरे को बुरी निगाह से आंखें बदल बदल कर देखना शुरू करते हैं। दूसरा सवाल, तहजीब में तरक्की से क्या होता है? तहजीब में तरक्की से तकरार में कमी होती है। तीसरा सवाल, इख्तलाफ राय को परखने की कसौटी क्या है? इख्तलाफ राय को परखने की कसौटी बहस व मुबाहिसा है। चौथा सवाल, मुबाहिसा और तकरार में किस को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए? मुबाहिसा और तकरार में तहजीब और शाइस्तगी, मोहब्बत और दोस्ती को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। पांचवा सवाल, तरदीदी गुफ्तगू में हमेशा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना बेहतर है? तरदीदी गुफ्तगू में हमेशा सादगी से माजरत के लफ्ज़ का इस्तेमाल करना बेहतर है, जैसा शायद मैं गलत समझा वगैरह। छठा सवाल, झगड़े को किस तरह की बातें कहकर ख़त्म करना चाहिए? झगड़े को कुछ हंसी खुशी और दोस्तों और दोस्ती की बातें कहकर ख़त्म करना चाहिए। अब 2 या 3 जुमले वाले सवालात। इंसान को कुत्तों की तरह बहस व तकरार करने से परहेज क्यों करना चाहिए? इंसान को कुत्तों की तरह बहस व तकरार करने से परहेज इसलिए करना चाहिए कि वो अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह तबारक व ताला ने इसे समझबूझ अता की, अच्छे और बुरे की तमीज़ बताई है। इंसानों में इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है, मगर हमेशा बहस व तकरार में शाइस्तगी, मोहब्बत और दोस्ती को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दूसरा सवाल, झगड़ा ज़्यादा दिनों तक रहने से क्या होता है? झगड़ा ज़्यादा दिनों तक रहने से दोनों की मोहब्बत में कमी हो जाती है और रफ्ता रफ्ता दोस्ती टूट जाती है। तीसरा सवाल, तरदीदी गुफ्तगू कैसे की जानी चाहिए? तरदीदी गुफ्तगू में हमेशा सादगी से, माजरत ख्वाही से करनी चाहिए, जैसे मेरी समझ में नहीं आया, शायद मुझे धोखा हुआ, शायद मैं गलत समझा वगैरह। अब यहाँ पर 2-2 मार्क्स के 3 सवालात के बाद 4 नंबरात के 2 सवालात हैं। मजमून निगार ने कुत्तों की कौन सी हरकतों का जिक्र किया है? मजमून निगार ने कुत्तों की इन हरकतों का जिक्र किया है। जब कुत्ते आपस में मिलकर बैठते हैं तो पहले त्योरी चढ़ाकर एक दूसरे को बुरी निगाह से आंखें बदल बदल कर देखना शुरू करते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी गूंजीली आवाज़ उनके नथनों से निकलने लगती है। फिर थोड़ा सा जबड़ा खुलता है और दांत दिखाई देने लगते हैं और हलक से आवाज़ निकलनी शुरू होती है। फिर बाँछें चढ़कर कानों से जा लगती हैं और नाक सिमेट कर माथे पर चढ़ जाती है। दाढ़ों तक दांत बाहर निकल आते हैं, मुंह से झाग निकल पड़ते हैं और अनीफ आवाज़ के साथ उठ खड़े होते हैं और एक दूसरे से चिमट जाते हैं। इसका हाथ उसके गले में और उसकी टांग इसकी
कमर में, इसका कान उसके मुंह में और उसका टेंटुआ गला इसके जबड़े में। इसने इसको काटा और उसने इसको पछाड़ा भंबोड़ा, जो कमजोर हुआ दुम दबा के भाग निकला। दूसरा सवाल, मजमून निगार ने नामुहज्जिब आदमियों की मजलिस का मंजर कैसे खींचा है? मजमून निगार ने नामुहज्जिब आदमियों की मजलिस का मंजर इस तरह खींचा है। नामुहज्जिब आदमियों की मजलिस में भी आपस में इसी तरह तकरार होती है। पहले साहब कर आपस में मिल बैठते हैं, फिर धीमी धीमी बातचीत शुरू होती है। एक कोई बात बोलता है, दूसरा बोलता है वाह यूं नहीं यूं है। वो कहता है वाह तुम क्या जानो, वो बोलता है तुम क्या जानो। दोनों की निगाह बदल जाती है, त्योरी चढ़ जाती है, रुख बदल जाता है, आंखें डरावनी हो जाती है, बांछें चढ़ जाती हैं, दांत निकल पड़ते हैं, थूक उड़ने लगता है, बांछों तक कफ भर आते हैं, सांस जल्दी चलती है, रगें तन जाती हैं, नाक आंख भौं हाथ अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, अनीफ अनीफ आवाजें निकलने लगती हैं। आस्तीन चढ़ा, हाथ फैला, इसकी गर्दन उसके हाथ में और इसकी दाढ़ी उसकी मुट्ठी में, लप्पा दुक्की होने लगती है। किसी ने बीच बचाओ करके छुड़ाया तो गराटे हुए, एक इधर चला गया और एक उधर। और अगर कोई बीच बचाव करने वाला ना हुआ तो कमजोर ने पलटकर कपड़े झाड़ते सर सहलाते अपनी राह ली। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के बाद यहाँ पर 3 मतन के हवाले से दिए गए हैं। वाह यूं नहीं यूं है, वो कहता है वाह तुम क्या जानो। इसे ऐसे लिखना है, ये जुमला मजमून बहस व तकरार से लिया गया है और इसके मजमून निगार सर सैयद अहमद खान है। अगर ये लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स देंगे, उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे तो 1 मार्क्स दिया जाएगा। सर सैयद अहमद खान नामुहज्जिब आदमियों की मजलिस का मंजर पेश करते हुए कहते हैं कि ये कोई बात बोलता है, दूसरा बोलता है वाह यूं नहीं यूं है। वो कहता है वाह तुम क्या जानो, वो बोलता है तुम क्या जानो। इस तरह तकरार बढ़ जाती है और बात झगड़े तक आ जाती है। अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा, मगर उन सब में किसी ना किसी कदर कुत्तों की मजलिस का असर पाया जाता है। ये जुमला सबक बहस व तकरार से लिया गया है और इसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान हैं। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि जिस कदर तहजीब में तरक्की होती है, इसी कदर तकरार में कमी होती है। मगर उन सब में किसी ना किसी कदर कुत्तों की मजलिस का असर पाया जाता है। बस इंसानों को लाजिम है, ज़रूरी है कि अपने दोस्तों से कुत्तों की तरह बहस व तकरार करने से परहेज करें। तीसरा, गोया बात तो अजीब है मगर आपके फरमाने से बावर करता हूं। ये जुमला सबक बहस व तकरार से लिया गया है। इसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान हैं। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि तरदीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा सादगी से माजरत के अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे शायद मैं गलत समझा, गोया बात तो अजीब है मगर आपके फरमाने से बावर
کرتا ہوں۔ اس طرح جھگڑے کو ہنسی خوشی اور دوستوں کی باتیں کہہ کر دوستی کی باتیں کہہ کر ختم کر دینا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ بحث و تکرار آپ کو معلوم ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آپ 1 سے 2 مرتبہ اس مضمون کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اور آپ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور جتنے بھی سوالات میں آپ کو بتایا ہوں، یہ آپ اپنی نوٹ بک میں درج کر لیں اور امتحان کی تیاری محنت لگن سے کریں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔